कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि हमारे मामलों से दूर ही रहा कर। जब देखो तब अपनी नाक घुसेड़ती रहती है हमारे मामलों में। अपना दिमाग कम चलाया करो। जब देखो तब कोई नया झमेला तैयार करके रखती है। ये क्या तरीका है भैया भाभी से बात करने का? मैं तो समझती थी कि मेरा भाई बहुत ही समझदार पति बनेगा, जो कि अपनी बीवी को पूरा सम्मान देना जानता है। पर आप भी भैया उन सभी पतियों की तरह निकले जो कि अपनी बीवी को बस अपनी बंदनी और नौकरानी ही समझते हैं, जो कि बस अपने पति के इशारों पर ही चले। आपको ये पता है भैया, भाभी भी इस घर की एक सदस्य है। ये आप कैसे भूल गए भैया? फिर आप में और कार्तिक में अंतर ही क्या रह गया भैया? अरे ये क्या किया आपने? आपने तो दीदी को रुला ही दिया। अब हटिए यहाँ से, मैं जाके देखती हूँ दीदी को। मीरा प्लीज तुम मत रो, ये सब तो आम बात है। बस वो तो आपके भैया ने थोड़े गुस्से में मुझे बस ऐसे ही बोल दिया। प्लीज मीरा अब चुप हो जाओ। जब आदमी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब बस एक ही रास्ता दिखता है, वो भी मायका। इंसान की फिर मायके से ही तो सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरी वजह से आप और भैया दोनों में तकरार होने लगी है। अब मैं क्या करूँ भाभी, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं नहीं मीरा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो बस मन करता है भाभी कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस दुनिया से ही चली जाऊं। अब किसके लिए जीना भाभी, जब किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। शादी के कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया भाभी कि कार्तिक से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। वो तो बस अपने आप से मतलब रखता है। वो तो बस यही चाहता था कि मैं घर पे रह के उसके घर का कामकाज करूं और उसके माता पिता का ध्यान रखूं, उनकी अच्छे से सेवा करूं। वो चाहते थे कि इससे ज्यादा और उस घर में मैं कोई भी ख्वाहिश नहीं रखूं। वो अपने लिए भाभी चाहे जो कुछ भी खरीदे, लेकिन जब मैं कुछ खरीदने के लिए बोलती तो मुझसे बोलते कि बेकाम में ही बेफालतू में पैसे क्यों खर्च करने, अभी जो कुछ तुम्हारे पास है बस उसी में तुम खुश रहो। और उनके माता पिता भी उनकी हर एक बात पे सहमत रहते थे। वो तो उनकी सारी बातें आंख बंद करके मानते थे। शादी के बाद से तो मुझे कार्तिक के हिसाब से ही चलना पड़ता था। शादी के बाद भी जो नौकरी मैं करती थी वो भी कार्तिक ने छुड़वा दी थी भाभी। ना ही तो मैं किसी से मिलने जा सकती थी और ना ही मैं किसी से ज्यादा बातचीत कर सकती थी। हर एक बात पे रोक टोक रहती थी। यदि घर में कभी अपनी पसंद का कुछ करना भी चाहो तो कार्तिक डांट देते थे। बहुत बार यह बात इशारों ही इशारों में मैंने भैया और माँ से भी कहनी चाहिए, लेकिन मेरी बात को हल्के में ले लिया गया। एक ही शहर में मायका और ससुराल दोनों होने के कारण मायके आने में भी बहुत ही ज्यादा शर्म लगती थी। मायके आने में भी दिक्कत होती थी। यदि मैं कभी मायके आती भी थी तो कार्तिक मुझे अपने साथ में ही मायके लाते थे, इसलिए मैं कभी भी किसी से कुछ कह ना सकी। और यदि कभी दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान भी बनता था तो कार्तिक उन्हें तुरंत कैंसिल कर देते थे। लेकिन भाभी फिर धीरे धीरे वक्त बदलता रहा और बाद में गोद में विवेक आ गया। मैं फिर उसी में व्यस्त रहने लगी। बच्चा भी बड़ा हो रहा था और उसके लिए जो कुछ भी जरूरी होता था उसको करने के लिए कार्तिक तैयार रहते थे। पर जब मैंने एक दिन कार्तिक से कहा कि कार्तिक विवेक अब 6 महीने का हो गया है, मैं सोच रही हूँ कि उसे कुछ ठोस आहार दिया जाए। मार्केट में आजकल तरह तरह के बेबी फूड मिलने लगे हैं। तो फिर मुझसे बोले भाभी कि मीरा हम भी कभी बच्चे थे, हमें तो कभी भी बाहर का आहार नहीं मिला, क्या हम बड़े नहीं हुए? फिर अपनी माँ से पूछे तो बोले कि फालतू में बेकार के सामानों पर फालतू में पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बोलकर उन्होंने मुझे चुप करवा दिया। भाभी जो कुछ भी मुझसे बनता था, जो कुछ भी मैं विवेक के लिए घर पे बनाती थी वो विवेक खाता नहीं था। तब मैंने सोचा कि शायद विवेक बाहर का ही कुछ खा ले, लेकिन कार्तिक ने तो साफ साफ लाने से ही मना कर दिया था। हाँ मीरा, जब हम आपके ससुराल गए थे
तब आपकी सास ने दरवाजा खोला था और कहने लगी कि आप ऐसे अचानक बिना बताए ही आ गए, तो कहने लगी कि आने से पहले कम से कम बताना तो चाहिए था, और कहने लगी कि यदि आगे से आओ तो बता के आना। उस टाइम तो मीरा मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उस वक्त आपके भैया ने मुझे चुप रहने के लिए कहा, मीरा तुम ये सब कुछ अभी तक चुपचाप क्यों सह रही थी? वो पति है मीरा तुम्हारा, कोई भगवान नहीं जो हम चुपचाप उनकी हर एक बदतमीजियों को सहन करती रहे। देखो तो सही अपने आप को, तुम क्या थी और क्या हो गई हो। हंसना मुस्कुराना तो जैसे मानो कि तुम भूल ही गई हो। बहू, मीरा को तुम वहाँ से ले क्यों आई? यदि कार्तिक को ज्यादा गुस्सा आया तो कहीं वो मीरा को रखने से मना ना कर दे। भाभी, आप मुझे वहाँ से ले क्यों आई? बेकार में ही आपको मेरी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। अरे मीरा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं। तुम वहाँ पर रहकर अपने अस्तित्व को खो रही थी। आज इन्होंने जो कुछ भी बोला वो बहन के लिए एक चिंता ही तो है। वो तब मुझे गलत समझ रहे थे, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि तब उनकी बहन को कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही थी। अब वो कुछ भी नहीं बोलेंगे दीदी। यदि कार्तिक के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया तो हम आपको वहाँ आपके ससुराल दोबारा नहीं भेजेंगे। अभी जाएंगे सौरभ वहाँ आपके ससुराल कार्तिक से मिलने के लिए। हमें आपकी फिक्र है दीदी। मम्मी जी, आप मीरा के पास बैठिए, मैं विवेक को देखती हूँ, वो कहीं रो तो नहीं रहा। ठीक है बहू, जाओ जाओ तुम विवेक को देखो। माँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले कार्तिक से मिल के आया हूँ। कार्तिक वो इंसान ही नहीं है जो कि कभी बदल सके। अब मैं अपनी बहन को उस इंसान के साथ नहीं रहने दूंगा माँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन उस इंसान के साथ रह के अपने आप को ही खो दे। अब वही होगा माँ जो कि मीरा चाहेगी और उसमें हम उसका साथ देंगे। मीरा, तुम क्या चाहती हो मुझे बताओ। मैं अभी कार्तिक से मिल के आया हूँ। वो तुम्हारे यूं चले आने से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और न जाने उसने मुझे कितनी सारी गालियां दी। ये सब देख के मीरा, मुझे तो बस यही समझ में आया कि वो इंसान कभी भी बदलने वाला नहीं है। अब तुम ही बताओ, क्या तुम ऐसे में वहाँ दोबारा अपने ससुराल जाना चाहती हो? भैया, क्या मैं दोबारा से अपनी नौकरी शुरू कर दूं? मुझे अपने आप को मारकर नहीं जीना भैया। इतनी बंदिश भैया कि मैं चाहकर भी अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं खरीद सकती। अपने लिए तो मैं बर्दाश्त कर गई भैया, लेकिन अपने बच्चे के लिए मुझे उस घर में दोबारा वापस नहीं जाना। हाँ, मीरा ठीक ही कह रही है। थैंक यू सो मच यार। आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बच गई। मीरा को उस नरक से निकालने वाली तुम ही हो। हाँ भाभी, भैया ठीक ही बोल रहे हैं। यदि आज आप नहीं होते तो मैं उस काल कोठरी में ही अपना दम तोड़ देती। अरे नहीं नहीं मीरा, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि तुम्हें मैं नहीं समझूंगी तो फिर और कौन समझेगा? बहू, यदि सच बताऊं तो शुरू में मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि तुम तो मेरी बेटी का घर तोड़ने में लगी हो। शायद मुझसे ही कोई भूल हो गई जो कि कभी अपनी बेटी का दर्द समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दो बहू। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हो? आप ऐसे मत बोलिए। माफी मांग के आप मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। उस समय मुझे जो ठीक लगा बस मैंने वही किया। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसी भाभी सबको दे, आप जैसी भाभी हर किसी के घर में भेजे। और हाँ भैया, आप भी कभी भी भाभी के ऊपर गुस्सा मत करना, वरना मैं आपसे नाराज होकर इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। ये हुई ना बात। दोस्तों,